नमस्कार। सृष्टि और संसार टॉक सीरियल के हिंदी संस्करण में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये हमारी श्रृंखला का 12वां संवाद है और हिंदी में ये हमारा दूसरा विशेष संवाद है। पहला हमने अगस्त्य मुनि पर किया था। आज हम एक बेहद दिलचस्प और कह सकते हैं काफी ऐतिहासिक विषय पर बात करने वाले हैं, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, खासतौर पर उनकी खोज से जुड़े पुरातात्विक उत्खनन, मतलब जो खुदाई हुई है उस पर। बिल्कुल, और ये चर्चा जैसा आपने कहा सीधे तौर पर हमारे गुजराती के जो पहले 2 संवाद थे उनसे जुड़ती है। वो द्वारका में हुई खुदाई पर थे और उन्हीं संवादों से तो ये सृष्टि और संसार श्रृंखला शुरू हुई थी। तो आज जिन स्थानों की हम बात कर रहे हैं, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, ये भी द्वारका की तरह मतलब महाभारत की कहानी के बिल्कुल केंद्र में रहे हैं। हाँ, तो जो लोग महाभारत की कहानी से थोड़े भी परिचित हैं, वो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के नाम तो जरूर जानते होंगे। अगर संक्षेप में बताएं तो हस्तिनापुर कुरु वंश की प्राचीन राजधानी थी, है ना, आज के उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास। जी हाँ, बिल्कुल। वहीं पे वो सारी घटनाएं हुई जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध की एक तरह से कहें तो पृष्ठभूमि तैयार की। और इंद्रप्रस्थ, वो एक शानदार बिल्कुल नई राजधानी थी जिसे पांडवों ने बसाया था, यमुना किनारे खंडवप्रस्थ के जंगल को साफ करके। और ऐसा माना जाता है कि आज की दिल्ली में या उसके बहुत पास ही कहीं थी। और ये देखिए, सिर्फ मान्यता नहीं है, मतलब महाभारत में जो भौगोलिक संकेत मिलते हैं ना, जैसे यमुना नदी का पास होना या दूसरी जगहों से दूरी। अच्छा। हाँ, तो उनके आधार पर कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आज की दिल्ली का जो पुराना किला इलाका है वही प्राचीन इंद्रप्रस्थ का सबसे संभावित स्थान हो सकता है। इसीलिए सालों से पुरातत्वविद और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इस बात की पुष्टि करने में जुटे हैं कि क्या वाकई ये वही स्थान है जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है। तो आज हम इसी कड़ी में दिल्ली के पुराना किला में हुए कुछ शुरुआती उत्खननों पर गहराई से बात करेंगे। ये वो दौर था जब पहली बार वैज्ञानिक तरीके से ये पता लगाने की कोशिश हुई कि इस किले की जमीन के नीचे इतिहास की कौन सी परतें दबी हैं। और हमारी ये बातचीत ये स्पष्ट कर दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के शोध पत्रों और दूसरे प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। जी, और इस शुरुआती खोज के पीछे जिस शख्स का सबसे बड़ा हाथ था वो थे भारत के एक बहुत ही बेहद सम्मानित पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजबासी लाल, जिन्हें हम सब सम्मान से प्रोफेसर लाल कहेंगे। प्रोफेसर लाल, हाँ, उनका नाम तो भारतीय पुरातत्व में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। उनका योगदान वाकई असाधारण है ना। निश्चित तौर पर। वो देखिए, 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के डायरेक्टर जनरल रहे। उनकी पृष्ठभूमि भी बड़ी रोचक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर्स डिग्री। संस्कृत से पुरातत्व, ये तो काफी अलग रास्ता है। बिल्कुल, सोचिए, संस्कृत के विद्वान और फिर पुरातत्व में इतनी गहरी रुचि, और उन्होंने सब मोर्टिमर व्हीलर जैसे दिग्गज के साथ तक्षशिला और हड़प्पा जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थलों पर खुदाई का प्रशिक्षण लिया था। भारत सरकार ने भी उनके काम को काफी सराहा। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और 2021 में तो पद्म विभूषण भी मिला। पिछले साल ही सितंबर 2022 में 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। जी, और उनका एक और बेहद महत्वपूर्ण काम था अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर किया गया पुरातात्विक शोध। उनके जो निष्कर्ष थे, उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उस जटिल मामले में निर्णय लेने में काफी मदद की। और यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि कई लोगों ने उनके निष्कर्षों पर सवाल उठाए, अलग अलग मत रखे, लेकिन प्रोफेसर लाल हमेशा अपने पुरातात्विक सबूतों पर ही टिके रहे। अच्छा। हाँ, उनके एक बात करीबी सहयोगी हैं के मोहम्मद, वो खुद भी एक जाने माने पुरातात्वविद हैं। उन्होंने भी हमेशा प्रोफेसर लाल के काम का समर्थन किया और आलोचनाओं का जवाब भी दिया। मोहम्मद साहब का कहना था कि प्रोफेसर लाल ने शायद शुरू में विवाद टालने के लिए अपने निष्कर्षों को बहुत खुलकर नहीं रखा था, लेकिन जब कुछ इतिहासकारों ने उन्हें चुनौती दी तो उन्होंने अपनी खोज को पूरी दृढ़ता से सामने रखा। ये उनके वैज्ञानिक निष्ठा को दिखाता है। ये जानना वाकई महत्वपूर्ण है कि वो किस तरह के व्यक्तित्व थे। अच्छा, इससे पहले कि हम पुराना किला की खुदाई की गहराइयों में उतरें, एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। आज हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि महाभारत का युद्ध असल में कब हुआ था। बिल्कुल सही, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ खुदाई में मिली चीजों जैसे मान लीजिए बर्तन या मूर्तियां, उनकी उम्र पता करके हम महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य का सटीक समय तय नहीं कर सकते। ये बहुत जटिल विषय है। हाँ, इस पर तो बहुत अलग अलग मत है। बहुत ज्यादा मतभेद है विद्वानों में।
मिसाल के तौर पर प्रोफेसर लाल का एक अपना अनुमानित समय था जो कुछ खास तरह की मिट्टी के बर्तनों पर आधारित था। वहीं नीलेश ओक जैसे शोधकर्ता हैं जो खगोलीय गणनाओं के आधार पर एक बिल्कुल अलग ही समय बताते हैं। तो आज हम इन बहसों में नहीं पड़ेंगे। हमारा ध्यान आज सिर्फ पुराना किला में हुई खुदाई और उससे मिले सबूतों पर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दिल्ली के बिल्कुल दिल में बसे पुराना किला की ओर। पहले थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि ये जगह है कैसी, ताकि सुनने वाले इसे अपने मन में देख सकें। ये नई दिल्ली में मथुरा रोड पर है, चिड़ियाघर के पास ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल वहीं। और ये कोई छोटा मोटा किला नहीं है, काफी भव्य और विशाल है। आप सोचिए, उत्तर से दक्षिण करीब 710 मीटर लंबा, यानी लगभग पौने किलोमीटर समझ लीजिए। पौने किलोमीटर? काफी लंबा है। हाँ, और पूरब से पश्चिम करीब 350 मीटर चौड़ा। पूरा घेरा जो है वो लगभग 2 किलोमीटर का है और ये एक ऊंचे टीले पर बना है। आसपास की जमीन से औसतन 11 मीटर यानी करीब 35-40 फीट ऊंचा है ये टीला। इसका अपना इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। मैंने पढ़ा था कि मुगल बादशाह हुमायूं ने 1533 के आसपास यहीं दीन पनाह नाम का एक शहर बसाना शुरू किया था। हाँ, शुरू किया था, लेकिन फिर बीच में शेर शाह सूरी आ गए। उन्होंने हुमायूं को हराया और फिर 1538 से 45 के बीच यहाँ मजबूत किलेबंदी की और इसका नाम रखा शेरगढ़। अच्छा, शेरगढ़। और फिर हुमायूं वापस आया। हाँ, और जब हुमायूं वापस आया तो 1556 में इसी किले के अंदर एक इमारत है शेरमंडल, उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। और हाँ, एक और बात, आम लोग तो इसे सदियों से पांडवों का किला भी कहते आए हैं। बिल्कुल, ये नाम तो बहुत पुराना है। एक और बात जो बदल गई है वो है यमुना नदी की जगह। पहले नदी किले की पश्चिमी दीवार के बिल्कुल पास से बहती थी, लेकिन अब वो अपना रास्ता बदलकर किले से लगभग 1 किलोमीटर पूरब की ओर चली गई है। अच्छा, तो प्रोफेसर लाल ने यहाँ खुदाई क्यों शुरू की? खासकर वो जो 2 दौर थे, 1954-55 और फिर 1969 से 1973 के दौरान, क्या वजह थी इसकी? देखिए, प्रोफेसर लाल उस समय एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम कर रहे थे। उसका नाम था महाभारत और रामायण में वर्णित स्थलों की पुरातात्विक खोज। उनका मकसद था कि इन प्राचीन ग्रंथों में जिन जिन जगहों का जिक्र है उन्हें जमीन पर खोजा जाए और खुदाई करके उनके इतिहास का पता लगाया जाए। इससे पहले 1950-52 में उन्होंने हस्तिनापुर में खुदाई की थी। हाँ, आपने बताया था जी। तो वहां उन्हें सबसे निचली यानी सबसे पुरानी इंसानी बसावट वाली परत में एक खास तरह की मिट्टी के बर्तन मिले थे, स्लेटी रंग के, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। उन्हें कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, अंग्रेजी में पेंटेड ग्रेवेयर या पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू, अच्छा, तो हस्तिनापुर में पीजीडब्ल्यू मिले। इसका पुराना किला से क्या संबंध हुआ? संबंध ये था कि हस्तिनापुर में जिस परत में ये पीजीडब्ल्यू मिले थे ना, ठीक उसके ऊपर बाढ़ आने के पक्के सबूत मिले थे। तो प्रोफेसर लाल ने यह अंदाजा लगाया कि ये जो पीजीडब्ल्यू वाले बर्तन हैं ये शायद महाभारत काल के लोगों से जुड़े हैं, और अगर पुराना किला ही इंद्रप्रस्थ है तो यहाँ भी जमीन के नीचे कहीं ना कहीं ये पीजीडब्ल्यू मिलने ही चाहिए। वाह, ये तो बिल्कुल एक जासूसी कहानी जैसा लग रहा है, सुरागों को एक एक करके जोड़ना। तो पुराना किला में जब खुदाई शुरू हुई तो क्या लक्ष्य रखे गए थे? कई लक्ष्य थे। पहला तो ये कि हर सांस्कृतिक परत से नमूने लेना ताकि उनकी उम्र पता चल सके, जिसे डेटिंग कहते हैं। दूसरा, खुदाई करते हुए तब तक नीचे जाना जब तक कि प्राकृतिक मिट्टी न मिल जाए, मतलब वो स्तर जहां पहली बार इंसानी बसावट शुरू हुई थी, ताकि पूरी कहानी पता चले। तीसरा, अगर पीजीडब्ल्यू मिलते हैं तो ये देखना कि वो किस परत में मिलते हैं, किस लेवल पर, ताकि उनका सही समय पता चल सके। इसे कहते हैं स्तरीकृत संदर्भ में स्थापित करना, मतलब स्ट्रैटिग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में परत दर परत इतिहास को समझना। और चौथा ये था कि अलग अलग समय की जो भी दीवारें, मकान या दूसरी संरचनाएं मिलें उन्हें साफ करके एक ओपन एयर म्यूजियम जैसा बनाया जाए ताकि लोग आके देख सकें। ये तो बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी काम था। तो खुदाई की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? देखिए, 1954-55 में पहले कुछ छोटी छोटी खाइयां खोदी गईं, ट्रायल ट्रेंचेस जिन्हें कहते हैं, बस अंदाजा लगाने के लिए। फिर 1969 से 1973 तक बड़े पैमाने पर व्यवस्थित तरीके से खुदाई की गई, और मुख्य काम जो हुआ वो टीले के सबसे ऊंचे और लगभग बीच के हिस्से में हुआ, जहां आज श्री माता कुंती देवी का एक छोटा सा मंदिर भी है। और इन शुरुआती सालों की खुदाई से, मतलब 1969 से 73 वाली, उससे क्या हाथ लगा? क्या नतीजे सामने आए थे उस समय?
उस समय जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये थी कि यहाँ मौर्य काल से यानी लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर मुगल काल तक, मतलब 17वीं-18वीं सदी तक लगातार बिना किसी रुकावट के लोग बसते रहे। एक सभ्यता गई, दूसरी आई, पर शहर बसता रहा। ये अपने आप में दिल्ली के लगातार आबाद रहने का एक बहुत बड़ा सबूत था। कोई खास चीजें मिली उस दौरान जिनका आप जिक्र करना चाहें? किस किस काल की क्या निशानियां मिली? हाँ, बहुत कुछ मिला। जैसे मौर्य काल के मिट्टी के बने मनके और खिलौने मिले। शुंगटाल, जो मौर्यों के बाद आया, उसकी टेराकोटा की बनी एक बहुत सुंदर यक्षी की मूर्ति मिली। कुषाण काल, पहली दूसरी सदी ईस्वी, उस समय के पूजा के लिए बने छोटे टैंक और तांबे के सिक्के मिले। गुप्त काल, चौथी पांचवी सदी, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, उस समय की मोहरें और सिक्के भी मिले। गुप्त काल की मोहरें? वाव! जी। फिर राजपूत काल आया, 8वीं-12वीं सदी। उसके तरह तरह के मनके मिले, मूंगा, स्फटिक यानी क्रिस्टल, कार्नेलियन जैसे पत्थरों के, और भगवान विष्णु की बलुआ पत्थर की एक छोटी मूर्ति भी। सल्तनत काल की चमकदार परत वाली प्लेटें मिली, ग्लेज्ड वेयर जिसे कहते हैं, और सिक्के। और आखिर में मुगल काल के चीन से आए पोर्सिलीन के बर्तन, कांच की बोतलें और सोने की एक बाली भी मिली। तो ये पूरी लिस्ट दिखाती है कि ये जगह हमेशा कितनी महत्वपूर्ण और कह सकते हैं समृद्ध रही होगी। समेटे हुए है। लेकिन वो जो खास कड़ी थी जिसकी तलाश थी, वो चित्रित धूसर बर्तन, PGW, क्या वो इन शुरुआती दौर की खुदाई में मिले थे प्रोफेसर लाल को? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। प्रोफेसर लाल को उम्मीद तो पूरी थी, क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर के आधार पर ही पुराना किला को इंद्रप्रस्थ से जोड़ा था। लेकिन जो 1969 से 73 की खुदाई हुई, उसमें वो मौर्य काल से नीचे की गहराइयों तक ज्यादा नहीं जा पाए थे। कुछ तकनीकी कारण रहे होंगे। तो उस समय सीधे तौर पर PGW की कोई बड़ी खोज नहीं हुई थी। ओहो, तो क्या प्रोफेसर लाल का अंदाजा गलत था? नहीं, यहीं पर तो कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। प्रोफेसर लाल ने जो अनुमान लगाया था वो सही साबित हुआ, लेकिन काफी बाद में। हाल के सालों में, मतलब पिछले कुछ सालों में, डॉक्टर वसंत कुमार स्वर्णकार के नेतृत्व में ASI ने फिर से यहाँ खुदाई की। 2013-14, फिर 17-18 और अभी 22-23 में भी। अच्छा, हाल में भी हुई है? जी हाँ, और इस बार उन्हें मौर्य काल की परतों के नीचे स्पष्ट रूप से वही चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW के टुकड़े मिले, और इनकी उम्र लगभग 540 ईसा पूर्व आंकी गई है, यानी बुद्ध और महावीर के समय के आसपास, मौर्यों से भी पहले का समय। एक जगह तो मौर्य काल का बना एक कुआं मिला था, उसके नीचे खुदाई की गई तो वहां भी PGW के टुकड़े मिले। अरे वाह, तो ये तो बहुत ही बड़ी खोज हुई। इसका क्या मतलब निकाला गया फिर? इसका मतलब सीधा ये कि प्रोफेसर लाल का शक बिल्कुल सही था। पुराना किला में मौर्यों से भी पहले लोग रहते थे, और वो उसी तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे जैसे हस्तिनापुर में महाभारत काल के माने जाने वाले स्तरों में मिले थे। और सबसे रोमांचक बात क्या है, इन PGW वाली परतों के नीचे कुछ जगहों पर गाद यानी सिल्ट जमी होने और पानी भरने या शायद बाढ़ जैसे हालात के संकेत भी मिले। ठीक वैसे ही जैसे हस्तिनापुर में मिले थे PGW परत के ऊपर। बिल्कुल, ठीक वैसे ही संकेत यहाँ PGW परत के नीचे मिले। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ये तो सीधे सीधे हस्तिनापुर की बाढ़ और इंद्रप्रस्थ बसाने वाली कहानी से जुड़ता है। ये तो कमाल की पुरातात्विक कड़ी मिल गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी कभी-कभी सदियों पुरानी कहानियों या मान्यताओं को ठोस सबूत दे सकता है। हालांकि अभी भी ये पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है कि यही इंद्रप्रस्थ है, लेकिन सबूत उस दिशा में बहुत मजबूत इशारा जरूर करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर काम करना, वो भी 1950, 60 और 70s के दशक में, आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। प्रोफेसर लाल और उनकी टीम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा उस जमाने में? मुश्किलें तो यकीनन बहुत आई होंगी। सोचिए, उस जमाने में आज जैसे आधुनिक उपकरण तो थे नहीं। इतने बड़े टीले पर खुदाई करनी है, उसके लिए मजदूरों का इंतजाम, उपकरणों का, पैसों का इंतजाम करना, ये सब अपने आप में बड़ी चुनौती थी। फिर अलग अलग विशेषज्ञों की टीम होती है। कोई मिट्टी के बर्तन का एक्सपर्ट है, कोई सिक्कों का, कोई नक्शे बनाने वाला, कोई हड्डियों का जानकार। इन सब के बीच तालमेल बिठाना भी एक बड़ा काम होता है। और क्या किले की अपनी कोई खास परेशानियां थीं उस समय के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, पुराना किला हमेशा से एक तरह से जीवित जगी रही है, मतलब लोग आते जाते रहे हैं। जैसा कि रिकॉर्ड बताते हैं, 1914 के आसपास किले के अंदर बाबरपुर नाम का एक गांव बस गया था, जिसे बाद में हटाया गया।
फिर 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाया गया था कुछ समय के लिए। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। जी। बाद में 60 के दशक के अंत में उन्हें कहीं और बसाया गया। लेकिन इस सारी उथल पुथल से क्या हुआ कि किले की जो ऊपरी मिट्टी और परतें थी वो काफ़ी मिल गईं, गड़बड़ हो गई। खासकर जो ढलान वाले हिस्से थे वहाँ पर बाद की चीज़ें, जैसे मान लीजिए 1948 की ईंटें या 1955 की चीनी मिट्टी के बर्तन, वो पुरानी परतों में धंस गईं या मिल गईं। इसका खुदाई पर क्या असर पड़ता है? मतलब समझने में क्या दिक्कत आती है? इससे पुरातत्वविदों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ असल में किस समय की है, क्योंकि पुरातत्व में परतों का क्रम, मतलब लेयर्स का सीक्वेंस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर परत समय की एक कहानी कहती है, कौन पहले आया कौन बाद में। इसे ही स्तरीकरण या अंग्रेजी में स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। जब ये परतें मिक्स हो जाती हैं तो कहानी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी चुनौती रही होगी प्रोफेसर लाल के समय में भी। ये समझना जरूरी है। एक और बात जो आपने बताई वो ये कि इतनी खुदाई के बाद भी आज तक किले में प्राकृतिक मिट्टी तक नहीं पहुंचा जा सका है। इसका क्या मतलब हुआ? में भी जो एक ढलान वाले हिस्से में लगभग 14 मीटर यानी करीब 45 फीट गहरी गई, वो भी प्राकृतिक मिट्टी तक नहीं पहुंच पाई। प्राकृतिक मिट्टी का मतलब है वो जमीन जिस पर पहली बार इंसान ने आकर रहना शुरू किया था, जिसके नीचे सिर्फ कुदरती मिट्टी पत्थर वगैरह होते हैं, इंसानी इस्तेमाल की कोई चीज नहीं। कुछ बोरिंग करके अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ इंसानी बसावट के निशान शायद 16 से 17 मीटर यानी 50-55 फीट की गहराई तक हो सकते हैं। 16-17 मीटर? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अभी तक ये जानते ही नहीं कि इस टीले पर सबसे पहले कौन लोग आकर बसे थे। कहानी का पहला पन्ना तो अभी भी जमीन के नीचे ही दबा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पुरानी बसावट की कहानी अभी सामने आना बाकी है। इसके लिए शायद और भी गहरी और बड़े इलाके में खुदाई करनी होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और शायद मुश्किल काम भी है। तो प्रोफेसर लाल के शुरुआती काम ने एक तरह से रास्ता दिखाया, है ना? नींव रखी, और बाद में डॉक्टर वसंत कुमार स्वर्णकार और उनकी टीम ने उस काम को आगे बढ़ाया और वो पीजीडब्ल्यू वाली महत्वपूर्ण खोज की। जी हाँ। स्वर्णकार जी की टीम ने न केवल प्रोफेसर लाल के निष्कर्षों की पुष्टि की, बल्कि उन्हें और पुख्ता किया और विस्तार दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से मौर्य काल से पहले के पीजीडब्ल्यू स्तर को स्थापित किया, लगभग 540 ईसा पूर्व का। और ये तथ्य कि यहाँ पूर्व मौर्य काल पीजीडब्ल्यू से लेकर मुगल काल तक लगातार बसावट रही बिना किसी बड़े खाली समय के, ये इस जगह को दिल्ली के इतिहास में वाकई अद्वितीय बनाता है। ये सारी जानकारी वाकई बहुत ही रोमांचक है। और जैसा आपने कहा, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो बस एक झलक थी शुरुआती दौर की खुदाई की। हम अपने श्रोताओं से वादा करते हैं कि आने वाले संवादों में हम पुराना किला में हुए सभी उत्खननों, मतलब प्रोफेसर लाल के समय से लेकर हाल तक के, उनसे मिली खास चीज़ों पर और बात करेंगे। जैसे कि अलग अलग समय की इमारतें कैसी थीं, किस तरह के मिट्टी के बर्तन मिले, कौन सी अनूठी कलाकृतियाँ मिली और विशेषज्ञ उनका क्या मतलब निकालते हैं। इन सब पर और विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और हम उन योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे जिनके तहत खुदाई में मिली इन संरचनाओं को एक ओपन एयर संग्रहालय की तरह विकसित किया जा रहा है, ताकि आम लोग भी जाकर अपने इतिहास की इन परतों को अपनी आंखों से देख सकें और महसूस कर सकें। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत को समाप्त करने से पहले क्या आप कोई अंतिम विचार साझा करना चाहेंगे इस पूरी खोज के बारे में? बस यही कि पुराना किला की खुदाई हमें ये दिखाती है कि कैसे पुरातत्व और प्राचीन साहित्य, जैसे कि महाभारत, ये दोनों मिलकर अतीत की एक धुंधली सी तस्वीर को थोड़ा और साफ कर सकते हैं। एक पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसके कुछ टुकड़े हमें मिल गए हैं और कुछ अभी मिलने बाकी हैं। ये खोज जारी है और ये भारत के अतीत को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी भरी और दिलचस्प बातचीत हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी। हमें आपकी प्रतिक्रिया का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके सुझावों से ही हम सीखते हैं और इस तरह ज्ञान साझा करने का प्रयास जारी रख पाते हैं। आओ जो। जय हिंद। जय हिंद।